आपको मेरी कसम, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना है सब झूठ था। पढ़ी लिखी लड़की हो, ये जालियों जैसी बातें मत करो। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि सब झूठ। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, सब कुछ देख चुकी हूँ। आप देखना चाहेंगे? क्या ये तस्वीर भी झूठ है? क्या ये भी झूठ है कि लड़की आपकी रखेल है? क्या ये भी झूठ है कि आपका इसके साथ अफेयर है? बोलिए, जवाब दीजिए। किन किन सच्चाइयों को झुटलाएंगे आप? बरखा, क्या बात है? किस बात पे इस तरह झगड़ रहे हो तुम दोनों? अच्छा, तुम भी आ गई दीदी। मुझे तुमसे भी एक बात पूछनी है। जब तुम इनके बारे में सब कुछ जानती थी तो तुमने रोका क्यों नहीं मुझे? क्यों ढकेला तुमने मुझे इस बर्बादी के कुएं में? बरखा, मेरी बात सुन। नहीं सुनना मुझे। अब झूठ बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है मुझ में। ये आपका दिखावा, ये झूठा प्यार, अब बर्दाश्त करने की कुव्वत बिल्कुल नहीं है मुझ में। तुम्हें जो कहना है जी भर के कह लो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है उस प्यार पे शक मत करो। प्यार? प्यार शब्द अपने जुबान से मत निकालो। अरे प्यार क्या होता है तुम क्या जानो? क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या सपने देखे थे, सब तोड़ दिए तुमने। प्यार के नाम पे तुमने ऐसा धोखा दिया है मुझे कि प्यार शब्द से नफरत हो गई है मुझे। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस घर में मैं अब नहीं रहूंगी। बरखा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या पागलपन सवार हो गया तुम पर? मैं पागल थी नहीं दीदी, मुझे बना दिया गया है। मेरे शौहर ने, तुम सब ने मिलकर छीन लिए मेरे होश हवास। रुक जाओ बरखा। बरखा, अगर तुमने जिंदगी में एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया है तो उस पल की कसम है तुम्हें, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। जब कोई शख्स मुझे एक बार धोखा देता है तो लानत है उस पर, और वही आदमी अगर मुझे एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं 10 बार धोखा देता है तो लानत है मुझ पर कि मैं बार बार धोखा खाती रही। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। बाबू, मैंने सब कुछ सुन लिया बेटे। काफी दिनों से सब कुछ देख भी रहा हूं, लेकिन बेटे फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपना घर, अपने पति को छोड़ के मत जाओ। घर तो पति से होता है ना डैडी, और जब मेरा पति ही मेरा नहीं तो फिर कैसा घर और कैसा पति? और जीजू, तुम तो मेरे जीजा थे ना, मेरे बड़े भाई, फिर तुमने अपनी छोटी बहन को इस नर्क में जाने से क्यों नहीं रोका? ना, नहीं नहीं जीजू, और कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। बेटे, जिंदगी में ऐसे तूफान, ऐसी आंधियों का कई बार सामना करना पड़ता है। नहीं बेटे, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं नरेश की साइड नहीं ले रहा, हरगिज़ उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन बेटे एक बार, सिर्फ एक मौका उसे और दे दे, शायद सुधर जाए। डैडी, अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या ये बात आप मुझसे कहते? जो विश्वासघात इन्होंने मेरे साथ किया है, वही विश्वासघात आपका दामाद आपकी बेटी के साथ करता, तो क्या आप अपनी बेटी को इस घर में रहने के लिए मजबूर करते डैडी? नहीं करते ना, नहीं करते। मुझे इस घर में जितने दिन निकालने थे सो निकाल लिए। अब ये घर मेरा नहीं है डैडी, नहीं है ये घर मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए डैडी। मम्मी, बरखा, माँ। ना मेरी बच्ची, रोते नहीं। मेरी बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो अपने कमरे में चल के बैठो। खुदा हाफिज खान। खुदा हाफिज।
खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा खान, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बैठो खान, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। आप छोटी बहू का ख्याल रखिए, बहुत परेशान है वो। मैं चलता हूँ। खुदा से दुआ करूंगा कि बहुत जल्द लौट आए। खुदा हाफिज। बरखा को नहीं आना चाहिए था, वो जल्द अपने घर चली जाए तो अच्छा है। नहीं माँ, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो कहाँ रहोगी? यही, इसी घर में। क्या ये मेरा घर नहीं? शादी के बाद लड़की का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। कैसा घर और कैसा पति, तुम नहीं जानती माँ, इन्होंने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। मैं सब जानती हूँ, करुणा ने फोन पे मुझे सब कुछ बता दिया था। सब कुछ जानते हुए भी माँ तुम मुझसे कह रही हो कि मैं वहाँ वापस चली जाऊँ? माँ, वहाँ वापस जाने का मतलब है उनसे माफी मांगना, और माफी तब मांगी जाती है जब कोई गलती हुई हो। गलती तुम्हारी है बरखा, तुम्हारा मियाँ बीवी का आपस का मामला था, उसे इतना बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में उसका तमाशा दिखाने की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया? माँ, सारी दुनिया तो पहले से ही जानती थी कि इनका किन किन लोगों से मिलना है और कितनी लड़कियों के साथ इनके अफेयर्स थे। यहाँ तक कि करुणा दीदी तक जानती थी। लेकिन वो पुरानी कहावत चली आ रही ना सदियों से कि मर्द शादी के बाद जिम्मेदारी आने से सुधर जाता है, ये सब झूठ है, बकवास है माँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ बेटी, तुम इस वक्त कितनी परेशान हो, लेकिन अब इस बात को और ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं कल ही दामाजी को बुलाती हूँ, तुम दोनों आमने सामने बैठ। नहीं माँ, अब कोई आमना सामना नहीं होगा, कोई मुलाकात नहीं होगी। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, उनको जो सुनाना था वो सुना चुकी। अब हम दोनों के पास कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। माँ, तुम उन्हें यहाँ नहीं बुलाओगी, और हाँ, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे उनसे मिलने के लिए मजबूर मत करना माँ। मैं जाकर उससे माफी मांगू? ब्लडी हेल, क्यों? किस लिए? अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से लौट आई। वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, तुम्हारी हरकतों ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। डैडी, मैं तो आप लोगों को बार बार कहता था कि उस शरीफ लड़की को इस आवारा के पल्ले मत बांधिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखिए इसका अंजाम, देखिए इसकी हरकतें। सुनो बड़े भैया, तुम्हारे ताने सुनने नहीं आया हूं यहाँ। शराफत से कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा। शराफत की बातें तुम कर रहे हो नरेश। जो इंसान जिंदगी भर अपना बिजनेस, अपनी घरेलू जिंदगी अयाशों की भेंट चढ़ाने पे तुला हुआ, उसकी जुबान से शराफत का लफ्ज कितना मजाक लगता है। बरखा घर छोड़कर चली गई, इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम कसूरवार हो नरेश। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं। जस्ट अ मिनट अशोक, ये वक्त गुस्से और जोश में आने का नहीं है। ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं जिसका ना तो कोई अंत हो और ना ही जिससे कोई हल निकल सके। तैश में आने से मसले उलझ जाते हैं, सुलझते नहीं। यही तो करता है नरेश, जिद और मनमानी, जिसके आगे हमें हमेशा सर झुकाना पड़ा है। आज भी बहस कर रहा है, अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे इस घर में कोई समझ नहीं पाया, इसमें गलती आप लोगों की है, मेरी नहीं। रही बात बरखा को जाकर लाने की, तो वो मुझसे हरगिज नहीं होगा। उसे इस घर में वापस आना है, आए, नहीं आना चाहती है ना आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवर जी, ये आप कह रहे हैं बरखा इस घर में लौटकर कभी वापस नहीं आएगी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो लड़की जो आपको दिलो जान से चाहती है, उसके लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं? दिलो जान से चाहने वाले अपने पति का अपमान करके घर छोड़कर नहीं जाते भाभी। अपनी शिकायतें, अपने गिले शिकवे मुझसे करती वो, दुनिया के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी उसे? आपका भी तो अशोक भैया से कई बार झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आप तो घर छोड़कर नहीं गई। इस घर की मर्यादा का, इस घर की इज्जत का आपने हमेशा ख्याल रखा, बरखा नहीं रख पाई। उसने जो गलती की है, अगर वो अब भी उसे नहीं सुधारती तो समझ लीजिए वो एक और गलती कर रही है। देवयानी, सुना है कि बरखा भी वो घर छोड़ के चली गई? भी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्हें भी एक दिन वो घर छोड़ के जाना पड़ा था, और उसकी वजह भी नरेश था।
नरेश के लिए नहीं, मैंने तुम्हारी खातिर वो घर छोड़ा था, वरना नरेश से मेरा कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा तो मेरा भी उससे कोई नहीं था, बस उस मगरूर और सर फिरे इंसान के साथ रहना और एक ही दफ्तर में काम करना मेरे बस का नहीं था। और तब से अब तक मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अब एक नेक काम में तुम भी मेरा साथ दोगे। नेक काम? वो क्या? बरखा को मनाकर, उसे समझाकर घर वापस ले जाना होगा। मैं चाहती तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों जाकर बात करेंगे उससे। देवयानी, नरेश उसका पति है, ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तुम खामखा बीच में क्यों पड़ती हो? नहीं आदित्य, ये सिर्फ मियाँ बीवी के आपस का मामला नहीं है। मुझे रह रहकर डैडी का ख्याल आता है। जब हम दोनों घर छोड़कर चले गए थे तो उनके दिल पे क्या गुजरी थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब एक और सदमा। आदित्य प्लीज मेरे साथ चलो, लेट्स गो एंड टॉक टू बरखा। बरखा जैसी लड़की नरेश के साथ शादी को रजामंद होगी, इस बात की बहुत हैरत हुई मुझे। खैर, अब जब वो घर छोड़ चुकी है तो शायद उसमें उस बेचारी का कुछ भला हो, जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आदित्य तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ बरखा से मिलने चल रहे हो या नहीं। देवयानी, बरखा से मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे घर लौटने के लिए मैं हरगिज नहीं कहूँगा। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम उसे मनाने जाओ, लेकिन मेरा कहना तुम कहाँ मानोगी। सो यू गो हेड, मुझे इस मामले में प्लीज मत घसीटो। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगी। नहीं दीदी, अब दोबारा उस घर में जाकर उनके साथ रहने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। इतनी जज्बाती मत बनो बरखा। शादी ब्याह के पवित्र बंधन पल भर में नहीं तोड़े जाते। जिन्हें आप पवित्र बंधन कह रही हैं, क्या उन पवित्र बंधनों का लिहाज उन्होंने रखा? झूठ की बुनियाद पर मियाँ बीवी के रिश्ते की इमारत नहीं टिक सकती दीदी। बरखा, नरेश को दोषी ठहराने से पहले कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर उसने ये झूठ तुमसे कहे क्यों? क्योंकि वो तुम्हें चाहता है, उसके दिल में अभी तुम्हारे लिए जगह है, वरना वो तुमसे अपने इस अफेयर के बारे में छुपाने की कोशिश नहीं करता। वो तुमसे शायद झूठ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम्हारी ये सारी दलीलें बहुत कमजोर हैं दीदी। शादी से पहले चाहे उनके जितने भी अफेयर्स रहे, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने ये रिश्ते कायम रखे। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये मेरा अपमान नहीं है दीदी? बोलिए। मैं मानती हूँ नरेश भैया ने गलत किया है, लेकिन घर छोड़ के जाने का तुम्हारा फैसला भी गलत था। घर मैंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, इन्होंने मजबूर कर दिया था मुझे घर छोड़ने के लिए। किन किन बातों को, किन किन वाकयात को मैं नज़रअंदाज करती। जिस दिन हम हनीमून से लौटे उसी रात ये घर छोड़कर चले गए और सारी रात घर नहीं आए। मैं और पिंकी क्लब में इनका इंतज़ार करते रहे और ये उसी औरत से मिलने चले गए। आखिर क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं दीदी? सुन बरखा, जो हो गया सो हो गया। वो तेरा घर है, तू नरेश भैया की पत्नी है, मल्होत्रा परिवार की बहू है। उस घर पे और नरेश भैया पे पूरा अधिकार है तेरा। भाभी ठीक कह रही हैं बरखा, तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार बैठी? नरेश पे जितना हक तुम्हारा है और किसी का नहीं है। तुम उसे अब कहीं जाने मत देना, जिद से, प्यार से, किसी भी तरह से उसे मना लेना। मोहब्बत में मैं मिटना जानती हूँ दीदी। अपना अधिकार जताकर, दामन फैलाकर भीख मांगना मैं मोहब्बत की तौहीन समझती हूँ। अब मेरा उनसे निभा नहीं हो पाएगा। हम दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे कभी नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। अरे साहिबा, सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, आदाब। अरे साहिबा, आखिरी थप्पड़। पूछ ये थप्पड़ मैंने तेरे मुंह पे क्यों मारा? साहिबा, ये थप्पड़ आपने क्यों मारा? अरे पहले की वजह बताइए कि दूसरा फिर मार दिया। अरे नमक हराम, इस तस्वीर का पहचानता है तू? हाँ साहिबा, ये तो कामली बहन की तस्वीर है। आपको कहाँ से मिली? तो तेरी बहन की तस्वीर मेरे कोट के जेब में कहाँ से आई? अरे कोट आपका है, तस्वीर बहन की। मुझे क्यों गलतफहमी डालते बीच में? ये सब करने के पीछे तेरा क्या मकसद था? अरे नहीं तो अरे कमली वाले की कसम, अरे आपको नाक की कसम छोड़ दीजिए। अरे मत मारिए। बचाओ बचाओ। नरेश छोड़ो इसे। क्यों लड़ रहे हो आपस में दोनों? अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, यही मुझे मारने पे तुला हुआ बहन। क्यों मार रहे हो इसे तुम? इसकी वजह अपने भाई से पूछो। आज तो ये बच गया,
लेकिन आज के बाद दोबारा कभी इसने तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं सचमुच इसका खून ले रहा अरे मार डाला रे। ब्लडी रास्कल। किसका खत है? खत नहीं, नोटिस है। नोटिस? बैंक वालों ने मुझे लीगली नोटिस दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उनके 10 लाख वापस नहीं किए तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे वो। कानूनी कार्रवाई? हाँ देवयानी। आदित्य, इस नोटिस का जवाब फौरन लिख दो उन्हें। कह दो कि मुद्दत खत्म होने से पहले उन्हें उनकी रकम मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी डैडी? कहां से लाऊंगा इतने सारे रुपए? पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्यों कर बैठा ऐसी भूल। तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो बेटे? पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फल नहीं लगते। और फिर ये जरूरी थोड़ी है कि आदमी अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब हो जाए। डैडी, कामयाबी और नाकामी तो बात की बातें हैं। ये तो किसी से मदद भी लेने को राजी नहीं है। फिर हम 10 लाख रुपयों का इंतजाम कहां से करेंगे? मैं कह तो रहा हूं रुपयों का बंदोबस्त हो जाएगा। आदित्य का बाप अभी जिंदा है देवयानी, किसी और से मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन डैडी, इतने सारे रुपए आप लाएंगे कहां से? मल्होत्रा साहब से। डैडी से? हाँ देवयानी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की 30 साल सेवा की है मैंने, कुछ हिस्सा तो बनता ही होगा मेरा। अरे मेरा? अरे भाई, तुम्हें परमिशन देने की जरूरत कब से पड़ गई? तुम्हारा तो पूरा हक है इस ऑफिस पे। कम इन, कम इन, कम इन। आपको डिस्टर्ब किया, माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे मिलना जरूरी था इसलिए आना पड़ा। क्यों इतनी फॉर्मल बातें कर रहे हो मेरा? सिट डाउन। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? मेरे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के मिलकर तकरीबन 7 लाख रुपए बनते हैं। उसका चेक अगर मुझे 1-2 दिन में मिल जाए तो बड़ी इनायत होगी आपकी। इसका मतलब यह हुआ मेरा कि तुमने यहां काम ना करने का पूरा फैसला कर दिया है। जी हाँ, और यह फैसला मैंने जिस दिन किया उसी दिन अपना इस्तीफा भी आपको भेज दिया था। हाँ, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तो यहाँ टेबल के ड्रॉर में पड़ा हुआ है। मेरा, मैं सब भूलने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम ये लेटर वापस ले लो और यहाँ काम करना शुरू कर दो। एंड बिलीव मी, अगर ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, इस कंपनी को छोड़ने का दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बदले नहीं जाते। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कह दें कि वो मेरा चेक तैयार रखें। ये बार बार तुम चेक चेक की बात क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई पैसे की तुम्हें? एक बात कहूं, बुरा मत मानना, इस 7 लाख के चेक के अलावा कैन आई हेल्प यू इन एनी अदर वे? मिस्टर मल्होत्रा, आप तो धनवान है, बहुत दौलत है आपके पास, लेकिन मेरे पास इज्जत की दौलत के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, नाम के वास्ते 7 लाख रुपए हैं जो आपके पास जमा है। अगर वो रकम जल्द दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इजाजत दीजिए। अरे रोको सरकार, अरे रोको 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 सरकार। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कौन हो तुम? आप ही नरेश बाबू के बड़े भाई है ना, अशोक भैया। हाँ हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? मुझे गुल्लू जानी कहते हैं, 2 मिनट आपसे बात करनी है। ओह, तो तुम हो गुल्लू जानी जो नरेश को बार बार फोन करता है? आहा, कैसे झट से पहचान लिया। वैसे आपके भाई ने मेरी ऐसी दुर्गत बनाई है कि आईने में सूरत पहचानी नहीं जाती। क्या काम है मुझसे? सरकार, मेरे साहिबा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बहन को नरेश बाबू के चुंगल से छुड़वा दीजिए। शाम हुई नहीं कि पहुंच जाते हैं, अय्याशों का अड्डा समझ रखा है मेरे घर को। अरे तुम ही तो बार बार फोन करके उसे बुलाते थे। बुलाता था सरकार, बुलाता था, लेकिन अब जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा। अरे मेरी बहन को ना घर का रखा ना घाट का, रखेल बना कर रखा हुआ है सरकार। सरकार, जिंदगी भर में आपकी गुलामी करूंगा, ये टाका जितनी जल्दी हो तोड़वा दीजिए। अभी आप चलिए और चलकर देखिए, शाम होने को है, वो जरूर मेरी बहन के साथ बैठकर दारू पी रहा होगा। बैठो गाड़ी में। अच्छा सरकार।
ये जाम इन खूबसूरत आंखों के नाम, जिन्हें देख के मेरा नशा दुगना हो जाता है। सुना है लोग नशे में सच बोलते हैं, लेकिन जब तुम मेरी इतनी तारीफ करते हो तो ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहे हो। नरेश सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर तुमसे नहीं। चीयर्स। नरेश,